हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आज हम लोग सिविक्स के तहत एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो हमारी संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है। आप सभी पिछले दिनों से देख रहे होंगे कि संसद की जो हमारी कार्यवाही है वो चल रही है और उसकी खबरें आप तक पहुंच रही होंगी कि किस प्रकार से संबंधित मंत्री अपने विभागों को लेकर के जवाबदेही कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर अपनी राय दे करके उसके बारे में जो जनता के बीच में क्लैरिटी है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी बातें आपने देखी होंगी और पढ़ी होंगी जिस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म बहस है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। फॉर एग्जांपल किसान बिल आप देख रहे हैं कि इसमें जो 3 ऑर्डिनेंस के थ्रू 3 अलग अलग कानूनों को बनाने की बात की जा रही है, ये सब सारी गतिविधियां आजकल हमारे अखबारों में दिखाई दे रही हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमको ये आवश्यक है समझना कि हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारी पूरी कैबिनेट है वो कैसे वर्क करती है और उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको कौन सी पावर देता है जिसके थ्रू वो लॉ मेकिंग करते हैं, लॉ को जो आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार लॉ बनाए जाते हैं और साथ ही साथ जो हमारे देश में संसदीय प्रक्रिया है उसका संचालन होता है। तो ये सब सारी गतिविधियां हमको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि कहीं ना कहीं जो संसदीय प्रक्रिया है उसको भी इसी दौरान हमको समझना है कि कैसे हमारी संसदीय प्रक्रिया में हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो बाकी मंत्री हैं, वो संसदीय प्रक्रिया में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या पोजीशन है, वो किस पोजीशन पर है, संविधान में वो कहाँ है, हमारे देश में उसकी क्या स्थिति है। दरअसल जो हमारा प्रधानमंत्री है ये हमारे देश का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है। एक चीज़ आपको जब मैंने प्रेसिडेंट का लेक्चर डिलीवर किया था, यानी कि फर्स्ट जो कार्यपालिका में टॉपिक था प्रेसिडेंट, उसका लेक्चर जब डिलीवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हमारा औपचारिक प्रधान है, लेकिन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा वास्तविक प्रधान है, रियल एग्जीक्यूटिव है। क्यों था इसका भी मैंने बेसिक रीजन बताया था कि जो सारी पावर है उसको एक्सरसाइज करने का काम हमारे देश में प्रधानमंत्री करता है, लेकिन फॉर्मल तौर पे जो सिग्नेचर का काम है, सीधे लहजे में कहिए कि देश भर में कोई भी कार्य जो कि केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत हो रहे हैं सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि ये सारी शक्तियां हमारे कैबिनेट और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे यहाँ वास्तविक जो प्रधान है वो हमारा प्रधानमंत्री है। तो एक चीज़ जो शुरू में ही आपको क्लैरिटी ले लेना है वो यही है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव है। अब इसका ये मतलब होगा कि ना सिर्फ वो लॉ मेकिंग में रियल एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करेगा, बल्कि गवर्नमेंट की सारी गतिविधि में फ्रंट पर वही रहने वाला है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब भी विपक्षी दलों की कोई आशंकाएं होती हैं, किसी प्रकार से आलोचनाएं हो रही होती हैं सरकार की, तो उन आलोचनाओं का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होता है। वो अपनी पार्टी का लीडर होता है, वो अपनी सरकार का लीडर होता है, वो इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाता है। ये सब वो फ्रंट लाइन खेल रहा होता है। इसका साफ मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ना सिर्फ लॉ मेकिंग में बल्कि अदर भी सेक्टर्स में जो परफॉर्मेंस है उसमें फ्रंट लाइन ही होता है। अब जरा और चीज़ें समझने की कोशिश करें कि आखिर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, कैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, अगर स्पष्ट बहुमत मिल जाए तो बहुत बेहतर है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब अलायंस के बाद जो हमारा सरकार का गठन होता है वो होता है। फिलहाल पहले केस से हम लोगों को इसको समझना है कि एक कोई दल जो
आम चुनाव में रिक्वायर्ड मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है, उस दल का कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। एक तो ये कि क्या प्रधानमंत्री का निर्वाचन अलग से होता है? बिल्कुल नहीं, क्लियर हो जाइए कि कोई अलग से निर्वाचन नहीं होता। फिर सवाल ये उठेगा तो प्रधानमंत्री की क्या क्वालिफिकेशन कोई अलग है? बिल्कुल नहीं अलग है, वो भी मैं आपको भी बता दे रहा हूं कि कैसे उसकी क्वालिफिकेशन तय होती है। फिर अब तीसरा सवाल, तो फिर है क्या इसकी योग्यता? अब यहीं से मुझे बात शुरू भी करनी थी। दरअसल हमारे यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री तौर पे हमारे देश में चुनाव नहीं होता है, बल्कि आम चुनाव में हमारे देश में विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में पूरे देश को बांट दिया जाता है और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से एक सांसद चुना जाता है जिसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो सारे सांसद चुन के जाते हैं ये लोकसभा में अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि लोकसभा में जितने लोग आप देखते हैं वो सब किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रतिनिधि के रूप में जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं। अब दूसरी बात संसद का जो दूसरा सदन है उसे हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका यह मतलब हुआ कि देश भर में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर कुछ कुछ सीटें अलॉट कर दी गई हैं और उन सीटों के थ्रू हमारे देश में जो हमारी राज्यसभा है उसका गठन होता है। सपोज करिए कि आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो जो भी संख्या राज्यसभा सीटों की उत्तर प्रदेश में निर्धारित है यही संख्या उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगी हमारी संसद में, वो भी राज्यसभा के भीतर। तो आइए फिर से जो हमारे देश में सांसद चुने जाते हैं, अब जब मैं सांसद बोल रहा हूं तो ध्यान ये रखना है कि निर्वाचित सांसद जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो सिर्फ लोकसभा के होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबरान होते हैं वो भी सांसद ही कहलाते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को चाहे वो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो या राज्यसभा का जो मेंबर हो वो दोनों ही सांसद कहलाएंगे। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं उस पर आप गौर करिए। हमारे देश में सिर्फ विभिन्न अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से जो हमारे देश की लोकसभा है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में सांसद कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं, ना ही किसी विशेष मंत्री की बात है। अब जब ये चुनाव हो जाता है, आम चुनाव संपन्न हो जाती है, कोई एक पार्टी जो क्लियर मेजॉरिटी में आ जाती है वो सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करती है प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट उस दावे की जांच करते हैं और अगर वो पार्टी वाकई में जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है वो गेन कर चुकी है तो उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। और जब यह आमंत्रण होता है उसी दौरान वो एक लिस्ट प्रेसिडेंट को भेजता है, वो संबंधित पार्टी, जिसमें कुछ प्रमुख लोगों का नाम होता है और साथ साथ में वो अपने दल के नेता यानी कि प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर कर देते हैं। यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन कैंपेन में ही पार्टी जो होती है वो अपना पीएम डिक्लेयर कर देती हैं। जैसे अगर आपने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव देखा होगा तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, जबकि दूसरे दलों के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अपने पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं थे। तो नॉर्मली तो ये होता है कि आजकल जो ट्रेंड चला आ रहा है उसमें आप पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई एक दल पहले पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे तभी आम चुनाव लड़ सकता है, ना ही ऐसी कोई गाइडलाइन है कि बाद में ही डिक्लेयर करे। ये उनकी इच्छा और स्ट्रेटेजी पर होता है कि वो क्या करेंगे। अब मैं जो बात कह रहा था, उस जो सत्ता जो मेजॉरिटी जो प्राप्त की हुई पार्टी है वो अपने में से एक सांसद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति के पास नाम भेज देती है और फिर जब सरकार का गठन होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला देता है। अब मैं सीधे लहजे पे आता हूं कि अगर आपसे 3 पॉइंट में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है,
इनफैक्ट कौन नियुक्ति करता है या कितनी जो उनकी टाइमिंग है वो क्या होगी, इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चंस में आप जवाब ढूंढें तो सबसे पहले सवाल को हैंडल करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है। सिंपल योग्यता है। इनफैक्ट कोई भी मंत्री बनने की योग्यता वो यही है कि व्यक्ति को 6 माह के भीतर, यदि वो निर्वाचित नहीं है या कहीं से अपॉइंटेड नहीं है, यानी सदन का अगर व्यक्ति मेंबर नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर इलेक्शन या नॉमिनेट हो करके, इलेक्शन जीत करके या नॉमिनेट हो करके मेंबर प्राप्त होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट बोलूं तो एक व्यक्ति को मंत्री होने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है, वो चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। मंत्री नियुक्त होने के लिए नहीं, मंत्री बने रहने के लिए। कई बार ऐसा सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए एक व्यक्ति को मंत्री बनने की, तो उसमें आप इतना बस याद रख लीजिए कि एक व्यक्ति अगर वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी, यानी कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लॉ द्वारा उसे बैन ना किया गया हो, तो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है। यानी नियुक्ति के लिए उसे संसद के सदस्य के रूप में होना जरूरी नहीं है। अब वहीं पर दूसरी बात, लेकिन यदि यह व्यक्ति अगले 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो ये फिर मंत्री पद पर बना नहीं रहेगा, वहीं पर यह समाप्त हो जाएगा, इसका पद समाप्त हो जाएगा। यानी मंत्री नियुक्त होने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मंत्री परिषद में बने रहने के लिए या मंत्री के रूप में बने रहने के लिए आपको सदन से, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से सदस्यता प्राप्त करनी होगी, सदन का सदस्य बनना होगा। तो प्रधानमंत्री के साथ भी वही सेम बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कुछ और नहीं है बल्कि सभी मंत्रियों में प्रथम है, बस इतना है। और जो प्रधानमंत्री की हमारे देश में संरचना है वो दरअसल ऐसी है, यहाँ प्रधानमंत्री हैं और अन्य मंत्री ऐसे हैं। आप ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं कि टॉप पे प्रधानमंत्री है बाकी उसके नीचे सारे मंत्री हैं, ऐसी कोई संरचना नहीं हमारे देश में। एक पैरेलल फ्रेम है। ये पीएम साहब हैं, जो योग्यता इनकी है वही योग्यता इन सारे मंत्रियों की भी है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रथम होता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप ये जान लीजिए कि अपने देश में जो प्रधानमंत्री है उसकी पोजीशन क्या है, वो मंत्रियों में प्रथम है। दूसरी बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि उसे प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना आवश्यक है, अदरवाइज और कोई योग्यता नहीं चाहिए। लेकिन मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 माह के भीतर किसी न किसी सदन से उसको सदस्य होना आवश्यक है। अब तीसरी बात जो ये थी कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ बहुत क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसी से कोई सलाह नहीं लेता है। दूसरा पॉइंट, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जिनमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल हैं, लेकिन विशेष तौर पे आप कैबिनेट मंत्री को माइंड में लीजिए, अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। देन नीड टू बी वेरी क्लियर, प्रधानमंत्री की सलाह में जो बाकी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसी से कोई सलाह नहीं ले रहा है। यहाँ पर वो अपनी जो भी गाइडलाइन है, जो हमारे यहाँ स्थापित प्रक्रिया और परंपराएं हैं, उनके आधार पर नियुक्ति करता है। और उनके आधार पे 2-3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिससे एक स्थायी सरकार की स्थापना हो सके। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है। दूसरा ये है कि वह व्यक्ति अपने दल में सर्वमान्य नेता हो। उसके बाद ये है कि वो दल उपलब्ध सभी दलों में सर्वाधिक निकट हो मेजॉरिटी के या मेजॉरिटी प्राप्त किया हो। यानी 2-3 क्राइटेरियाज के थ्रू हमारे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। उसके बाद उसकी सलाह पर बाकी मंत्री नियुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है
कि कैबिनेट का गठन और प्रधानमंत्री की नियुक्ति वैसे तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा हो रही है, लेकिन जो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति हो रही है उसमें प्रेसिडेंट के बजाय पीएम की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नाम को फाइनल करने का काम, कौन मंत्री परिषद में शामिल होगा, उस डिसीजन का जो लेना होता है वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा वही कैबिनेट में रहेगा और जो भी विभाग वो देना चाहेगा उसे संबंधित मंत्री को निभाना होगा। तो यहाँ पर नियुक्ति में ये क्लियरिटी आपको लेना है। अब दूसरी चीज ये है कि शपथ कौन दिलाता है। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि शपथ के लिए क्या है स्थिति। तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाने का काम है वो राष्ट्रपति करता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है और इस दौरान उनसे ये कहता है कि आप भारत की सेवा, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और जो हमारी संसद है उसके प्रति जवाबदेह रहेंगे। इस तरीके की जो शपथ का फॉर्मेट है वो ये है। विधि के अनुसार कार्य करेंगे, पक्षपात, भय इत्यादि से रहित होंगे। वो आपने देखा होगा कि जब शपथ ग्रहण होता है तो वो पूरा फॉर्मेट है जो पढ़ते हैं। इसके बाद जो ये सारी नियुक्ति वगैरह हो जाती है तो कुछ सवाल उसके बेसिक्स पे आते हैं। वो ये आता है कि आखिर प्रधानमंत्री पद के प्रावधान का कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, वो कौन सा आर्टिकल है जहाँ से प्रधानमंत्री पद की बात शुरू होती है। तो आर्टिकल नंबर 75 आप दिमाग में कोड कर लीजिए, 75। और इसमें 75(1) में एक क्लाज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान इस प्रकार है कि राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी अनुच्छेद 75(1) है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। तो कई बार यह सवाल आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, आप क्लियर कर लीजिए 75(1) में। इसके बाद इसमें जो मैंने आपको एक बात अभी कही कि अगर स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला हुआ है तब क्या कंडीशन होती है, तो इस समय राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है और वो जो भी दल उपलब्ध है उसमें जो सबसे ज्यादा निकट है मेजॉरिटी के, उस दल को, जिससे स्थायी सरकार की स्थापना हो सके, उस दल को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है और उस दल के सबसे बड़े नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। इसके बाद उन्हें विश्वास मत सिद्ध करने के लिए 1 माह का समय दिया जाता है। 1 माह के अंदर यदि वो विश्वास मत निश्चित समय में सिद्ध कर देते हैं तो सरकार रहती है, अगर नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो सरकार गिर जाती है और फिर दोबारा इलेक्शन कराने की स्थिति होती है। तो ये है आपके पास प्रधानमंत्री के बारे में। शपथ मैंने बता ही दिया कि राष्ट्रपति द्वारा होना है। अब जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि पदावधि कितनी है, टर्म कितना होगा। तो पदावधि के साथ बड़ा ज़बरदस्त मामला ये है कि पदावधि जो है वैसे तो इनकी सामान्यतः 5 वर्ष होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत टर्म इस्तेमाल किया गया है। और ये बहुत अहम है, इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर कोई टेन्योर डिफाइंड नहीं है। अगर आपसे संविधान के बारे में सवाल ये हुए कि प्रधानमंत्री का क्या निश्चित कोई कार्यकाल डिफाइंड है, बिल्कुल नहीं है। टर्म इस्तेमाल किया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। लेकिन मैंने 5 साल जो कहा है वो इस ग्राउंड पर कहा है कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो जब तक लोकसभा अस्तित्व में है तब तक ऑब्वियस सी बात है सरकार अस्तित्व में होगी। अच्छा, सरकार पे ही डिपेंड करता है लोकसभा अस्तित्व में होगी कि नहीं। अगर सरकार बर्खास्त हो गई तो लोकसभा बर्खास्त हो जाती है। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि जब तक सदन का विश्वास, सदन में विश्वास प्रधानमंत्री का बना हुआ है, यानी कि प्रधानमंत्री को सदन का विश्वास पात्र है, प्राप्त हुए हैं वो, तब तक वो पद पर बने रहेंगे। जिस दिन वो सदन से विश्वास खो देंगे उस दिन सरकार बर्खास्त हो जाएगी। अब इसका ये मतलब हुआ कि 5 वर्ष से पूर्व अगर वो विश्वास खो देते हैं
तो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष की अवधि उन्होंने अगर पूरी कर ली तो जाहिर सी बात है फिर लोकसभा का विघटन होगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा वर्ष की अवधि नहीं होती है, फिर 6 मंथ का और टाइम मिलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो आप बोल सकते हैं। सामान्यतः छोटी परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो वहाँ आप 5 वर्ष को टिक करेंगे। इसके बाद जो बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री पद से कैसे हटते हैं। तो एक तो मैंने बता दिया कि जिस समय वो लोकसभा में अपना विश्वास खो देते हैं उस समय वो पदच्युत हो जाते हैं और सरकार बर्खास्त हो जाती है। दूसरा होता है कि जब वो स्वयं त्यागपत्र दे दें, और स्वयं त्यागपत्र वो हमेशा प्रेसिडेंट को देते हैं, और जाहिर सी बात है कि त्यागपत्र की जो स्थिति है उसको एक्सेप्ट कर लेने के बाद फिर जाहिर सी बात है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका पद समाप्त हो जाता है। और तीसरी स्थिति ये है कि उनकी मृत्यु हो गई हो या वो किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो गए हों जिसमें उनकी बॉडी एक्टिव ना हो। अब सवाल यहाँ पर एक उठता है कि अगर कोई मंत्री मान लीजिए कि अपना त्यागपत्र देता है तो, और प्रधानमंत्री देता है, तो क्या फ़र्क है? अरे बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क है। वो इतना बड़ा फ़र्क है कि प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे रहा है तो इट मीन पूरी कैबिनेट भंग हो जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, दोबारा मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और अगर कोई एक मंत्री दे रहा है तो सिर्फ संबंधित मंत्री खत्म होगा, बाकी मंत्रिपरिषद पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, वो ये है कि प्रधानमंत्री हमारी मंत्रिपरिषद में वैसे तो मंत्रियों में प्रथम है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी विशिष्ट है कि उसका होना मतलब मंत्रिपरिषद का अस्तित्व में होना है, उसका ना होना मतलब मंत्रिपरिषद का अस्तित्व में ना होना है। इसीलिए ब्रिटेन में एक कहावत प्रचलित है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो कैबिनेट को साथ लेके चलता है, अगर पीएम डूबते हैं तो कैबिनेट डूबती है। दूसरे शब्दों में ये बात कही जाती है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यदि कोई भी मंत्री जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो संपूर्ण सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य का लोकसभा में विश्वास बना रहना चाहिए, लोकसभा उस पर यकीन करती रहे, लोकसभा से वो अविश्वसनीय ना होने पाए, यानी कि सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की ये जिम्मेदारी होती है। अब आएगी बात कि प्रधानमंत्री को सुविधाएं, वेतन, भत्ते इत्यादि क्या मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो सामान्य रूप से सभी मंत्रियों को मिलते हैं। बस ये होता है कि कुछ उनके पास विशेषाधिकार हो जाते हैं, उसके तहत उनके कुछ अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं। अब अगर उनकी कार्य और शक्तियों की बात करें तो कार्य और शक्तियों में 3-4 पॉइंट्स में हम उनके कार्यों को उठा सकते हैं। पहला, मंत्रिपरिषद में उनकी क्या पोजीशन है और नीति निर्माता के रूप में वो कैसे कार्य करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री चूंकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस नाते ही मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री के कार्यों की देखभाल भी वही करता है, साथ साथ में उनके कार्यों की प्रगति की भी देखरेख करता हुआ। मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है और संबंधित मंत्री या सभी मंत्रियों को एक साथ आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने को कह सकता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये भी काम राष्ट्रपति ही करेगा, यानी कि राष्ट्रपति की सिग्नेचर के द्वारा ही होगा, राष्ट्रपति द्वारा ही होगा। प्रधानमंत्री किसी मंत्री की ना तो नियुक्ति करते हैं और ना ही उसको सस्पेंड कर सकते हैं। दोनों के लिए वो सिफारिश करते हैं और संबंधित कार्य के लिए जो सिफारिश वो राष्ट्रपति से कर रहे हैं उसको राष्ट्रपति मानता है और उसी आधार पर निर्णय करता है।
नेक्स्ट बात, अगर प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे रहे हैं तो पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है। कुल मिलाकर मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक है। अगर हम राष्ट्रपति से उसके रिलेशन के बारे में जो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत उसके कार्यों को देखें तो दरअसल आर्टिकल 78 हमारे संविधान का यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने कार्यों से समय समय पर प्रेसिडेंट को अवगत कराता रहे, यानी विधायन संबंधी कार्य सदन कैसे चल रही है, कौन से बिल पास किए जा रहे हैं, इससे वो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को अवगत कराता रहे। इसके अलावा ऐसा कोई विषय जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सामने रखता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, जैसे भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और बाकी वित्त आयोग के सदस्य। नेक्स्ट बात, अगर हम संसद के संदर्भ में देखें कि प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, तो संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श भी प्रधानमंत्री ही देता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी समय भी राष्ट्रपति से की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे यहाँ ये वैल्यूज स्टैब्लिश की गई हैं कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकिंग हो उसमें एक डेमोक्रेटिक पैटर्न हो, अपोजिशन की बात को भी सुना जाए और आवश्यक परिवर्तन प्रधानमंत्री अपनी नीतियों में अगर उचित लगे तो करे। इसके अलावा अगर और अन्य शक्तियों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो नीति आयोग है, जो हमारी प्रधानमंत्री के लिए वो थिंक टैंक के रूप में है, उसकी जो चेयरमैनशिप है, यानी प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन सदस्य होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी कि एक तरफ से आप याद कर लीजिए, नीति आयोग, एनडीसी, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सभी परिषदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन होते हैं। इसके अलावा एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र के विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उसकी भूमिका निर्णायक है। आपातकाल की स्थिति में राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है और आपने देखा होगा कि जब से 27 मार्च से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश प्रधानमंत्री द्वारा आपको मिलते रहे हैं और उन्होंने लगातार पब्लिक को एड्रेस किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो और मिलिट्री पोजीशन में आप ढूंढें तो राजनीतिक रूप से वो तीनों सेनाओं का प्रमुख है, यद्यपि औपचारिक प्रधान यहाँ भी प्रेसिडेंट ही है। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट। अब यहाँ पर एक अहम सवाल की तरफ आपको लिए चलते हैं। आपने देखा है कि इधर मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है और उसमें 3-4 कैटेगरी लिखी हुई है। आमतौर पर ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में रहता है, तो मैं आपको इसी लेक्चर में ये क्लियर कर दूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्री की। तो कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो अपने विभागों के सर्वे सर्वा होते हैं और अपने विभागों के सभी निर्णय वो लेते हैं। उनका स्टेटस जो होता है वो एक तरीके से अपने विभागों के कार्यों में पूरी तरीके से स्वायत्त होने का होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप ध्यान दें तो कैबिनेट मंत्री में गृह मंत्री, आपका जो है विदेश मंत्री, आपका रक्षा मंत्री, आपका वित्त मंत्री, ये सब आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके बाद दूसरा जो आपने लिख रखा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीनस्थ होते हैं, लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी है, सहायक मंत्री और स्वतंत्र प्रभार।
ये दोनों ही जो होते हैं, जो सहायक मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो मंत्री परिषद में बाकी मंत्री हों उनकी पोजीशन क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि कैबिनेट मंत्री जो होंगे वो अपने विभागों के सर्वे सर्वा की हैसियत में है, वो अपने विभागों के संपूर्ण निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं और अपने विभागों के सारे कामकाज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया कि जैसे रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री है, ये सब के सब आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके बाद आई बात दूसरी कैटेगरी राज्य मंत्री की, जिसमें दो प्रकार है, सहायक मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। पहले तो राज्य मंत्री की अपनी पोजीशन अगर बात करूं मैं, तो राज्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री के अधीनस्थ होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये इनके हेल्प के लिए रखे गए हैं। अब इसमें भी जो दो कैटेगरी मिल रही है, सहायक मंत्री और स्वतंत्र प्रभार की, इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि सहायक मंत्री जो होता है वो और कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं रखता, सिर्फ कैबिनेट मंत्री के निर्देशानुसार उसके साथ कोऑपरेट करता है, उसको हेल्प करता है। स्वतंत्र प्रभार जो होता है उसको कुछ कार्य निश्चित सौंप दिए जाते हैं जिसके लिए वही जिम्मेदार होता है। अब सपोज करिए कि कोई मंत्रालय जिसमें डिफरेंट टाइप के वर्क हो रहे हैं, उसमें कोई एक स्पेसिफिक वर्क किसी एक मंत्री को दे दिया जाए तो उसे हम स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। यानी कि कहीं न कहीं सहायक मंत्री से स्वतंत्र प्रभार की स्थिति जो होती है वो अच्छी होती है। इसके बाद उप मंत्री की बात की जाती है। उप मंत्री जो होते हैं हमारे देश में वो भी एक तरीके से तृतीय श्रेणी में आते हैं और ये ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर विभागों के और विभागों के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी होती है वो संभालते हैं। लेकिन अब तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेज समझने पड़ेंगे एग्जीक्यूशन के तौर पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो उप मंत्री होते हैं सामान्यतः मंत्री परिषद की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो राज्य मंत्री होते हैं इसमें ये स्थिति बनती है कि सामान्यतः राज्य मंत्री भी कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट स्तर की बैठक होती है उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन विशेष आमंत्रण पर वो हिस्सा ले सकते हैं। अब यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की पोजीशन ऐसी है जो बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन विशेष स्थितियों में राज्य मंत्री विशेष तौर पे उसे अगर इनवाइट किया गया है तो मंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा ले सकता है, उपमंत्री नहीं लेता है। अब बात करते हैं फिर मंत्री परिषद के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड कैबिनेट मंत्री में आ रहा है, वो है कैबिनेट किचन। दरअसल किचन कैबिनेट की जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ और नहीं है बल्कि ये है कि कैबिनेट के ही महत्वपूर्ण 15-16 मंत्रियों को ही किचन कैबिनेट कहा जाता है, जो प्रायः सरकार के लगभग सभी मामलों में इन्वॉल्व होते हैं। अब आप दिमाग में ये बात आ रही होगी कि डायरेक्ट एक डिफरेंस मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्री में क्या है, या कैबिनेट जो है वो क्या है। तो मंत्री परिषद सभी प्रकार के मंत्रियों की संस्था है और कैबिनेट ऐसे मंत्रियों की संस्था है जो अपने विभागों के सर्वे सर्वा होते हैं। सीधे ग्राफ बना दे, दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड यहाँ पर कैबिनेट है, यहाँ पर ये सहायक मंत्री हैं और ये उपमंत्री हैं, डिप्टी हैं। यानी कि मंत्री परिषद के भीतर ही एक स्ट्रांग बॉडी होती है, क्या, कैबिनेट। प्रधानमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण फैसले जो होते हैं वो कैबिनेट की ही सलाह पर लिए जाते हैं। यद्यपि पूरी मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। तो ये आवश्यक चीज थी जो आपको डिलीवर करना आवश्यक है। शेष बात फिर अगले किसी लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, लगातार अपनी स्टडी करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल से ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन तो तब जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए लगातार चल रही हैं। आप इनरोलमेंट कराएं और अपने समय का सदुपयोग करें। थैंक यू वेरी मच।